हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण से कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदी व्याकरण की वर्णमाला शुरू करने जा रहा हूँ और वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ण, ठीक है। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ न निकले। यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा यानी कि अलग अलग अगर विभाजित हम कर देते हैं तो उसे किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हम नाक को अलग अलग कर दें तो ना अलग कर दें और क को अलग कर दें तो ना और अ को अलग कर देने के बाद किसी प्रकार का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्ण में वर्णमाला यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है, लेकिन संख्या जो होती है वर्णमाला में 44 होती है। और कुछ अन्य ऐसे वर्ण होते हैं जिनको मिला करके वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला में 52 अक्षर जो होता है वह किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा अक्षर को मिला करके वर्णमाला की टोटल 52 अक्षर को पूरी की जाती है, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है 44 होती है और अन्य कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको मिला करके वर्णमाला में सभी अक्षरों की संख्या जो होती है वह 52 होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन अक्षर मिल करके वर्णमाला में टोटल अक्षर को यानी कि 52 अक्षर को पूरी कर लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, रे, ऐ, ओ और अ, ठीक है। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब हम देखते हैं कि अस्पर्श व्यंजन कितना होता है। तो अस्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वह 25 होती है, ठीक है। जैसे कि क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, उसी प्रकार से च, छ, ज, झ यहाँ होता है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 होती है। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, य, र, ल, व, यानी कि 4 अक्षर जो होता है वह 4 अक्षर अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, जिनकी संख्या 4 होती है। अब उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो तलाबे सा, मूर्धन सा, दन सा और ह, यानी कि इनकी संख्या 4 होती है। तो सभी मिला करके उसके बाद आपका अन्य वर्ण जो हो गया संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र, और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद द्विगुण, द्विगुण जैसे ड़ और ढ, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ड़ और ढ की जो संख्या होती है वह 2 होती है। उसके बाद अयोग्यवाह भी होता है, अयोग्यवाह यानी कि 2 होता है। जैसे अंग और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि यह सभी मिलाकर के टोटल वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। तो वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है। जैसे स्वर की संख्या 11, उसी प्रकार से व्यंजन स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वह 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वह 4 होती है। उसी प्रकार से अन्य वर्ण जैसे संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है वह 4 होती है। उसके बाद द्विगुण की जो संख्या होती है वह भी 4 होती है और अयोग्यवाह की जो संख्या होती है वह 2 होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितना, यानी कि स्वर हो गया 11, व्यंजन हो गया 25,
उसके बाद अंत अस्त हो गया 4, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो गया 4, उसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया 4, उसके बाद द्विगुण व्यंजन वर्ण जो हो गया वो उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 2 होती है। उसके बाद अयोग्य वाह इनकी भी संख्या 2 होती है, यानी कि टोटल वर्णमाला में अक्षरों की संख्या अब 52 हो गई। कितनी हो गई, 52। इसलिए वर्णमाला में सभी अक्षरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण, ठीक है, यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दीर्घो, री, ए, आय, ओ, औ और औ। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गई। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण की संख्या, तो व्यंजन वर्ण की संख्या जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग इत्यादि। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम देखते हैं कि स्वर वर्ण का वर्गीकरण कैसे होता है। अब देखते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वैसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, हर्षी, यानी कि अ में स्वर ही होता है। जैसे कि अगर इसका हम देखें अ हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, यानी कि अ हलंत जोड़ अ, यानी कि इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि स्वर जो होता है वह स्वतः होता है उच्चारण उसका, उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः नहीं होता है बल्कि स्वर की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर के मिलने से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, यानी कि क हो गया। ठीक है, तो क हलंत जोड़ अ, यानी क आपका व्यंजन हो गया और अ आपका स्वर हो गया, यानी कि दोनों के मिलने से बन गया आपका पूरा, यानी कि क हो गया। ठीक है, तो इसलिए स्वर वर्ण का उच्चारण जो होता है वह स्वतः होता है, यानी कुछ से दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है। अगर स्वर की सहायता नहीं ली जाए तो व्यंजन वर्ण नहीं बनेगा। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है और इनकी संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो से लेकर के औ तक। ठीक है, उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण हो गया। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः नहीं होता है बल्कि जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग इत्यादि। ठीक है, और व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वह 25 होती है। ठीक है, और अंत, अस्त और उसमें इन सभी वर्णों को मिला करके इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, टोटल वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण के भी वर्गीकरण, यानी कि स्वर वर्ण का भी जो वर्गीकरण होता है वह किस आधार पर होता है और कितने भागों में हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वर वर्ण का वर्गीकरण जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में होता है, यानी कि स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला काल, मान या मात्रा के आधार पर, यानी कि स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण होता है वो सबसे पहले काल, मान या मात्रा के आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद रचना के आधार पर, यानी कि फर्स्ट हो गया काल, मान या मात्रा के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पर और तीसरा हो गया आपका जाति के आधार पर। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार से होता है। पहला हो गया आपका काल, मान या मात्रा के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पर और तीसरा हो गया आपका जाति के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले काल, मान या मात्रा के आधार पर, यानी कि स्वर वर्ण का जो 3 भागों में वर्गीकरण होता है और उस 3 भाग का जो पहला भाग है यानी कि काल मान,
या मात्रा के आधार पर हम स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण को यानी काल मान या मात्रा के आधार पर भी स्वर वर्ण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है, यानी कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर। दूसरा कौन हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। पहला आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हो गया, और तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकी संख्या जो होती है, यानी कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इनकी संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वह 7 होती है, और प्लुत स्वर की जो संख्या होती है वह अनगिनत होती है। ठीक है, यानी कि जिनके उच्चारण में, जैसे हम देखते हैं कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हम उनसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, यानी कि वैसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ। ठीक है, तो इनमें ज्यादा समय लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सबसे कम समय लगता है, जिसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वर हम उन वर्णों या अक्षर को कहते हैं, या हम उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण जो होता है उसमें दुगुना का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, यानी कि आ में अगर देखिए तो दुगुना समय लगता है। जैसे आ में अ जोड़ अ, यानी कि बराबर बन गया आपका आ, यानी कि दीर्घ स्वर जो बन गया वह आ, यानी कि आ मतलब दुगुना समय लग गया। जैसे दीर्घ ई है तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई, यानी कि जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वह 7 होती है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब प्लुत स्वर, ठीक है, तो प्लुत स्वर यानी कि वैसा स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो तिगुना समय जब लगता है तो उन स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं, और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में 3 गुना का समय लगता है, तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, हे राम इत्यादि। ठीक है, तो देखिए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो देखिए वर्ण हो गया, यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले। वर्ण के 2 भेद हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और वर्गीकरण के आधार पर स्वर के भी 3 भेद होते हैं। कौन? काल माने या मात्रा के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पर, और तीसरा हो गया जाति के आधार पर। ठीक है, और व्यंजन वर्ण की संख्या तो जान गया, टोटल वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है। अब रहा काल मान या मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुत स्वर। यानी कि मूल स्वर की संख्या 4 होती है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 होती है और इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर हो गया, तो प्लुत स्वर में जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हे राम, ओम, ठीक है, इत्यादि, और इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं।